इस वुडन डमी को 10 से कम स्ट्राइक्स में कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि इस गेम में रियल वर्ल्ड की फिजिकल स्ट्रेंथ और एबिलिटीज सीधे इन गेम कैरेक्टर पर असर डालती है। लाखों प्लेयर्स ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, यहां तक कि देश के टॉप एथलीट्स भी इस चैलेंज में फेल हो गए। इसलिए अब सब यही मानते हैं कि यह चैलेंज लगभग इम्पॉसिबल है। फिर भी बहुत सारे प्लेयर्स इसे ट्राई करना चाहते हैं, क्योंकि इसे कंप्लीट करने पर 50 मिलियन का एक्सक्लूसिव गेम कैप्सूल और सभी एबिलिटी स्टैट्स में 5 पॉइंट्स मिलते हैं। तभी भीड़ के पीछे से आखिरी चैलेंजर सामने आता है, जिसे धरती का सबसे ताकतवर इंसान कहा जाता है, जो इंसान से ज्यादा किसी जानवर जैसा दिखता है। लोगों में अफवाह है कि यह अपने खाली हाथों से ब्लैक बेयर को मार सकता है। वो अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके डमी पर एक जोरदार घूंसा मारता है। डमी पीछे धकेली तो जाती है, लेकिन उस पर कोई खरोंच तक नहीं आती। गेम डेवलपर्स भी मन ही मन दुआ कर रहे हैं कि यह कामयाब हो जाए, क्योंकि अगर यह भी फेल हुआ तो प्लेयर्स में नाराजगी फैलेगी और नेगेटिव फीडबैक की बाढ़ आ जाएगी। लेकिन अफसोस, यह विशालकाय इंसान भी वुडन डमी को नहीं तोड़ पाता और गुस्से में चिल्लाते हुए पीछे हट जाता है। फिर भीड़ में से एक एकदम आम दिखने वाला लड़का आगे बढ़ता है। वो इतना साधारण लगता है कि किसी को जरा भी उम्मीद नहीं, खासकर जब उसके हाथ में एक सस्ती सी शॉप की तलवार हो। लेकिन वो एक ही स्ट्राइक में वुडन डमी को बीचों बीच से 2 टुकड़ों में काट देता है और पल भर में चैलेंज कंप्लीट कर लेता है। डेवलपर्स भी हैरान रह जाते हैं, पर तभी उनकी नजर उस तलवार पर पड़ती है। वो तलवार कोई साधारण हथियार नहीं है, ये एक एपिक ग्रेड वेपन है जिसका नाम है रेडिएंट लाइट। और बिगिनर एरिया में इस तरह की तलवार मिलना नामुमकिन है। तो आखिर यह है कौन और इसे यह तलवार मिली कहां से? सीन शिफ्ट होता है एक सपने या याद में, जहां एक ब्लैकस्मिथ की वर्कशॉप में धातु की खनखनाहट गूंज रही है। प्रोटैगनिस्ट को वो भड़कती हुई आग याद आती है, जो उसके बदन का सारा पसीना सोख लेती थी, और वो अपने पिता की एक तस्वीर देखता है जो भट्टी के सामने मेहनत कर रहे हैं। सपने में वो नौजवान अपने थके हुए हाथों को देखता है, फिर अपने पिता की तरफ, और उनसे कहता है कि वो वापस आ गया है। वो अपने पिता को गले लगाता है और उनकी रक्षा करने का वादा करता है। लेकिन यह सपना जल्दी ही एक डरावने नाइटमेयर में बदल जाता है। वो नौजवान देखता है कि उसके पिता चारों तरफ से आग में घिरे हैं और जलन से चीख रहे हैं। बेटा दहशत में चिल्लाता है, अपने पिता से आग से बाहर निकलने की गुहार लगाता है। वो नौजवान अचानक हांफते हुए जाग जाता है, आंखों में आंसू हैं, और उसे एहसास होता है कि यही सपना उसे फिर आया। अगला सीन रियल वर्ल्ड में आता है, सोल, कोरिया के एक हॉस्पिटल की लॉबी में। वहां किम जी हुन नाम का नौजवान मन ही मन सोचता है कि कुछ लोग अभी भी उस वुडन डमी को तोड़ने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जबकि सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से यह काम होने वाला नहीं। तभी उसका दोस्त उसे रोककर थोड़ा झल्लाते हुए याद दिलाता है कि उसने उसे दिन में कॉल न करने को कहा था। किम जी हुन सफाई देता है कि शाम को मिलना उसके काम की वजह से मुमकिन नहीं, और वो हॉस्पिटल में ह्युनसू के पिता के कमरे में भी नहीं जा सकता। उसका दोस्त एक लंबी सांस लेता है और पूछता है कि क्या चाहिए। किम जी हुन उसके भारी कपड़ों पर टिप्पणी करता है और पूछता है कि उसे गर्मी नहीं लग रही। दोस्त उसे खतरनाक नजरों से घूरता है और पूछता है कि क्या मरना है, जिस पर किम जी हुन फौरन माफी मांग लेता है। फिर किम जी हुन असली बात पर आता है और अपने दोस्त से पूछता है कि क्या उसने गेम एरीज के बारे में सुना है। वो बताता है कि यह इस वक्त का सबसे मशहूर गेम है, जो एक बेहतरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चलता है। फिर वो उसे गेम के बिगिनर्स के लिए एक स्पेशल इवेंट के बारे में बताता है और कहता है कि अब तक इस इवेंट में कोई कामयाब नहीं हुआ। यहां तक कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी फेल हो चुके हैं, लेकिन कामयाबी पर 50 मिलियन का वीवीआईपी गेमिंग कैप्सूल मिलता है। दोस्त ठंडेपन से जवाब देता है कि जब 1 अरब लोग पहले ही फेल हो चुके हैं तो ट्राई करने का क्या फायदा, और वैसे भी वो वीडियो गेम्स खेलता ही नहीं। किम जी हुन मानता है कि यह मुश्किल जरूर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं, और फिर कहता है कि उस वुडन डमी को तोड़ने के मामले में उसके दोस्त का एक चांस हो सकता है, जो उसे हैरान कर देता है। किम जी हुन उसे गेमिंग कैप्सूल्स वाली जगह ले जाता है और बताता है कि उसने उसके लिए 10 मिलियन का एक स्टैंडर्ड एरीज गेमिंग कैप्सूल तैयार करके रखा है, जो ह्योनसू को चौंका देता है। ह्योनसू कहता है कि गेम इतना महंगा है, फिर भी 1 अरब लोग इसे खेलते हैं, जिस पर किम जी हुन जवाब देता है कि यह इन्वेस्टमेंट के लायक है। वो आगे बताता है कि अगर सब ठीक रहा तो प्लेयर्स को जबरदस्त रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं और रियल वर्ल्ड करेंसी में भी ट्रेड किया जा सकता है, इसीलिए सब इसकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। किम जी हुन अपनी बात खत्म करके अंदर चलने का सुझाव देता है और बताता है कि उसने खुद भी थोड़ा गेम ट्राई किया है। ह्युनसू उस महंगे गेमिंग कैप्सूल का पैसा कहां से आया यह पूछता है, लेकिन किम जी हुन सवाल को नजरअंदाज करके उसे सोचने पर मजबूर करता है कि इससे कितना पैसा कमाया जा सकता है। ह्युनसू शक करता है और पूछता है कि मुनाफे की कोई गारंटी है क्या, और यह सब आइडिया पागलपन लगता है। किम जी हुन जोश के साथ सफाई देता है कि यह एक इन्वेस्टमेंट है और ह्युनसू के पास सच में एक रियल चांस है।
ह्युनसू उससे मांग करता है कि वो बताए कि यह सपोज्ड अपॉर्चुनिटी किस आधार पर है। किम जी हुन अपने भरोसे का राज खोलता है, गेम एरीज में ब्लैकस्मिथ क्लास का होना। फिर वो अपने दोस्त को कांग ह्युनसू नाम से पुकारता है और उसकी असली पहचान उजागर करता है, एक वर्ल्ड रिनाउंड मास्टर क्राफ्ट्समैन का इकलौता बेटा और उनका असली वारिस। किम जी हुन सोचता है कि ह्युनसू जैसे हुनर वाले इंसान के लिए भला एक वुडन डमी क्या मुश्किल होगा। ह्युनसू अपनी टोपी उतारता है, चेहरे पर के निशान दिखते हैं और किम जी ह्यून से कहता है कि एक्सीडेंट के बाद से उसने उसकी असली हालत कभी देखी नहीं। कहता है यही उसकी अब की जिंदगी है और मानता है कि वो किसी भी चीज को ट्राई करने की हालत में नहीं है। पुरानी यादें उस भयानक हादसे को सामने लाती हैं, एक बड़ी आग। ह्युनसू को याद आता है कि वो आग में दौड़ते हुए अपने पिता को आवाजें दे रहा था, उन्हें जगाने और बचाने की कोशिश कर रहा था। ह्युनसू बताता है कि उस एक्सीडेंट ने उससे सब कुछ छीन लिया। वो बड़ी मुश्किल से बचा, लेकिन उसके पिता होश में नहीं आए और घर इतना गरीब था कि उनके इलाज का भारी खर्च उठाना नामुमकिन था। ह्युनसू को मजदूरी के कठिन काम करने पड़े। अपने पिता के नक्शे एकदम पर 10 साल गुजारने के बाद उसे वो हथौड़ा याद आता है जिससे उसने अनगिनत धातुएं ढाली थीं। लेकिन अब वो काम भी बीते दिनों की बात हो गई है, जो अब उसके बस की नहीं। ह्युनसू अपने दोस्त को बताता है कि एक्सीडेंट के बाद से उसके दाहिने हाथ की ताकत जाती रही है, जिससे मजदूरी तो दूर ब्लैक स्मिथिंग करना भी मुमकिन नहीं। वो कहता है कि अपनी मुश्किलें वो खुद संभाल लेगा, लेकिन दोस्त की कोशिश की तारीफ करता है। फिर उसे कैप्सूल वापस करने को कहता है। उसे बेवकूफ कहता है कि उसने 10 मिलियन बर्बाद किए और चला जाता है, ये कहते हुए कि उसकी पार्ट टाइम जॉब का वक्त हो गया है। किम जी हुन पीछे से चिल्लाता है, उसे असली बेवकूफ कहता है और कहता है कि उसे ह्युनसू की मुश्किल फाइनेंशियल हालत पता है, कि वो हर महीने अपने पिता के हॉस्पिटल बिल्स भरने के लिए किस तरह जूझता है और पूछता है कि यह सिलसिला कब तक चलेगा। किम जी हुन आगे उससे टकराते हुए पूछता है कि उसकी जिंदगी और भविष्य का क्या होगा, कि क्या वो अपने जख्मी जिस्म को इसी तरह छोड़े रहेगा हमेशा, और जोर देकर कहता है कि यह गेम सब कुछ बदल सकता है। वो ह्युनसू को याद दिलाता है कि इलाज का पूरा खर्च 3 बिलियन के करीब है, एक हैरान कर देने वाली रकम। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसे हार मान लेनी चाहिए। किम जी हुन उसे उसके पुराने जुनून और उस सपने की याद दिलाता है कि वो जिंदगी भर एक ब्लैकस्मिथ बनकर जीना चाहता था, और जोश के साथ चिल्लाता है कि गेम एरीज में वो यह सपना पूरा कर सकता है। किम जी हुन 10 मिलियन की जिम्मेदारी खुद लेने का वादा करता है और ह्युनसू से बस एक बार सुनने की गुजारिश करता है, बस एक ट्राई, और उसके बाद वो उस पर कोई दबाव नहीं डालेगा। ह्युनसू के दिमाग में आग और उसमें फंसे पिता की तस्वीर फिर से उभरती है। वो चुपचाप खड़ा अपने कांपते और कमजोर दाहिने हाथ को देखता रहता है। सीन एक कंस्ट्रक्शन साइट पर शिफ्ट होता है जहां उसे काम करना है। वहां ह्युनसू काम में ध्यान लगाने की कोशिश करता है और मन में सोचता है कि दोस्त किम जी ह्यून ने उसके दिमाग में बेकार की बातें भर दी हैं। खुद को याद दिलाता है कि उसे जल्दी पैसे कमाने हैं पिता के इलाज के लिए। लेकिन काम करते करते धातु की एक जोरदार खनखनाहट उसके दिल में गूंज उठती है और उसके अंदर अपने पुराने दिनों की एक गहरी तड़प जगा देती है। आखिरकार खुद से बेखबर होकर ह्युनसू खुद को उसी गेमिंग कैप्सूल्स वाली जगह वापस आया पाता है और मान लेता है कि धातु की वो आवाज उसे यहां खींच लाई। उसके दिमाग में किम जी हन के जोशीले शब्द गूंजते हैं, ब्लैकस्मिथ बनकर जीने का सपना और एरीज में उसे पूरा करने का मौका। वो उस भड़कती आग और धातु की खनखनाहट को प्यार से याद करता है जो कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा था, और गेम में दाखिल होने का फैसला करता है, अपने पिता से वादा करते हुए कि वो एक बार फिर वो आवाज सुनेगा। गेम में दाखिल होते ही सिस्टम के मैसेजेस उसे एरीज की दुनिया में वेलकम करते हैं और कैरेक्टर क्रिएशन शुरू होने का ऐलान करते हैं। उससे एक निकनेम सेट करने को कहा जाता है और ह्युनसू अपना नाम ह्युनसू ही रखता है। इसके बाद कैरेक्टर कस्टमाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। ह्युनसू हैरान हो जाता है जब सिस्टम उसके बॉडी टाइप का एनालिसिस शुरू करता है और उसे पता चलता है कि एक्सीडेंट से उसके चेहरे पर जो निशान हैं वो गेम में उसके कैरेक्टर पर भी आ गए हैं। एनालिसिस पूरी होने के बाद सिस्टम पूछता है कि क्या वो इसी अपीयरेंस के साथ आगे बढ़ना चाहता है। थोड़ी झिझक के बाद ह्युनसू हां कर देता है। कैरेक्टर क्रिएशन का प्रोसेस खत्म होता है और सर्वर की तलाश शुरू होती है। गेम की दुनिया में दाखिल होते ही ह्युनसू को 2 हैरान करने वाली बातें नजर आती हैं। पहली, उसके चेहरे का निशान गायब हो गया है। दूसरी और सबसे जरूरी, उसके दाहिने हाथ की पूरी ताकत वापस आ गई है। वो अपने दोस्त किम जी हुन के बारे में सोचता है और महसूस करता है कि अब वो उसका 10 मिलियन का कर्जदार है और तय करता है कि वो मेहनत करके यह कर्ज चुकाएगा। फिर उसे एक रैंडम एरिया में बुलाया जाता है और बैन रीजन के बिगिनर्स जॉन में भेजा जाता है, खास तौर पर लिन की ब्लैकमिश वर्कशॉप में। अंदर उसे एक बूढ़ा ब्लैकमिश मिलता है जो अपने काम से जूझ रहा है। कसम खाता है कि वो हार नहीं मानेगा और एक ऐसी तलवार बनाने पर अड्डा है
जो उसके किसी दुश्मन की तलवार से बेहतर हो। वो ब्लैकस्मिथ पूरी ताकत से धातु पर हथौड़ा मार रहा था और बेबसी से दुआ कर रहा था कि उसकी यह कोशिश काम आए। ह्युन-सू शांति से उसे टोकता है और कहता है कि यह सही तरीका नहीं है, जिससे वो ब्लैकस्मिथ चौंक जाता है। वो हैरान होकर पूछता है कि उसने क्या कहा। ह्युन-सू फिर दोहराता है कि वो जिस तरह काम कर रहा है वो सही तरीका नहीं है। ब्लैकस्मिथ नाराज हो जाता है और हिकारत से पूछता है कि एक अनजान बच्चा ब्लैकस्मिथिंग के बारे में क्या जानता है। ह्युन-सू साफ कह देता है कि इस तरह वो कभी मजबूत तलवार नहीं बना पाएगा। वो मानता है कि यह उसका मामला नहीं, लेकिन वो चुपचाप नहीं देख सकता था कि एक इंसान सच्चे दिल से एक बेहतरीन तलवार बनाने की कोशिश करे और गलत तरीके से करे। ब्लैकस्मिथ उसकी बातों पर हंसता है और कहता है कि वो ऐसे बोल रहा है जैसे उसे सच में आता हो। थोड़ा सोचकर ब्लैकस्मिथ फैसला करता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं और हथौड़ा ह्युन-सू की तरफ बढ़ाता है। उसे चैलेंज करता है कि दिखाए क्या कर सकता है। कहता है कि वो ध्यान से देखेगा कि उसके कॉन्फिडेंस के पीछे कोई हुनर भी है या नहीं। ह्युन-सू मन में सोचता है कि उसका असली प्लान था कि ब्लैकस्मिथ के पास आकर उसकी वर्कशॉप इस्तेमाल करने की इजाजत मांगे, लेकिन यह मोड़ भी शायद उसके काम आ जाए। फिर वो ब्लैकस्मिथ की तरफ मुड़कर कहता है कि उसकी एक शर्त है। ब्लैकस्मिथ हैरान होता है और ह्युन-सू बताता है कि अगर उसने अपना हुनर साबित कर दिया तो जो तलवार वो बनाए उसे अपने पास रखने की इजाजत मिलनी चाहिए। बदले में ह्युन-सू वादा करता है कि वो उसे कुछ ऐसा दिखाएगा जो देखने लायक होगा। ब्लैकस्मिथ उसे घमंडी कहता है, लेकिन हंसते हुए बोलता है कि उसे यह कॉन्फिडेंस पसंद है और उम्मीद है यह टिका रहे, मगर चेतावनी भी देता है कि अगर वो फेल हुआ तो उसके घमंड की कीमत चुकानी होगी, जिसे ह्युन-सू मान लेता है। ह्युन-सू हथौड़ा उठाता है और मन में सोचता है कि 3 साल बीत गए हैं। खुद से मानता है कि इतने कॉन्फिडेंस से बोला जरूर, लेकिन यकीन नहीं कि उसमें वो पुराना हुनर अब भी बाकी है। लेकिन जैसे ही वो धातु पर पहली चोट मारता है, वो पुरानी जानी पहचानी फीलिंग लौट आती है और उसे लगता है जैसे कॉन्फिडेंस उसकी रगों में भर रहा है। उसे एहसास होता है कि वो कर सकता है। उसके दिमाग में बीमार पिता और दोस्त किम जी हुन की तस्वीरें उभरती हैं, जो उसे पूरी लगन के साथ काम करने पर मजबूर करती हैं, जैसे वो उनसे कह रहा हो कि थोड़ा और इंतजार करें। भूली हुई फीलिंग्स एक एक करके वापस आने लगती हैं, लोहे की जानी पहचानी खनखनाहट से लेकर चमड़े पर जलती गर्मी तक। वो खुशी से भर जाता है कि वो अपनी असली जगह पर वापस आ गया है। उसे एहसास होता है कि उसका जिस्म अभी भी यह हुनर याद रखता है और उसका भरोसा नए सिरे से जागता है। बूढ़ा ब्लैकस्मिथ उसे काम करते देखता है। पहले उसे लगा कि ह्युन-सू बस एक नकलची है, लेकिन जल्द ही उसे मानना पड़ता है कि उसका तरीका बुरा नहीं। कुछ तजुर्बा तो जरूर है, फिर भी उसे यकीन है कि यहां तक ही ह्युन-सू की हद है। काम करते हुए उसकी जो बेइंतहा खुशी है वो उसे समझ नहीं आती। ब्लैकस्मिथ की सोच है कि काम में मजा लेने से कुछ नहीं होता, इस दुनिया में नतीजे ही सब कुछ हैं। बिना किसी स्पेशल स्किल के ह्युन-सू का रास्ता आगे जाकर बंद होना तय है। उसे लगता है कि उसे ट्राई करने देने का फैसला वक्त की बर्बादी थी, क्योंकि बिगिनर्स एरिया के किसी प्लेयर के पास ब्लैकस्मिथिंग की स्किल होना नामुमकिन है। अचानक ब्लैकस्मिथ उस धातु में कुछ ऐसा देखता है जो उसे चकित कर देता है। वो नोटिस करता है कि ह्युन-सू एक एडवांस्ड टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें वो बार बार स्टील को मोड़ता है, गर्म करता है और टेम्पर करता है। वो समझता है कि यह ताकत बढ़ाने और अशुद्धियां खत्म करने का तरीका है। ब्लैकस्मिथ हैरान रह जाता है, सोचता है कि इतनी सीधी टेक्निक उसे खुद कभी क्यों नहीं सूझी। हालांकि उसे शक है कि यह कोई चाल भी हो सकती है। फिर भी वो अपनी स्पेशल स्किल इस्तेमाल करके उस धातु का ग्रेड जांचने का फैसला करता है। नतीजा सामने आता है, स्टील का ग्रेड डी से सी हो गया है। ब्लैकस्मिथ को यकीन नहीं आता जो उसने देखा। हालांकि वो पहले भी ग्रेड सी स्टील बना चुका है, लेकिन इतनी जल्दी ये अपग्रेड कभी नहीं हुआ। ब्लैकस्मिथ मान लेता है कि ह्युन-सू बेकार की बातें नहीं कर रहा था। फिर भी उसे यकीन है कि यहीं उसकी हद खत्म होती है। उसे पूरा भरोसा है कि ह्युन-सू ग्रेड और ऊपर नहीं ले जा सकता, और सोचता है कि बिना किसी स्किल के कुछ सस्ते ट्रिक्स से कुछ नहीं बदलेगा। ह्युन-सू उससे अलग नहीं है। वक्त गुजरता रहता है और ब्लैकस्मिथ देखता रहता है जब तक कि उसे नींद नहीं आ जाती। बाद में जब वो जागता है तो रात काफी बीत चुकी होती है और वो हैरान रह जाता है कि ह्युन-सू अभी भी बिना थके काम में लगा है। ह्युन-सू पूरी रात पूरी एकाग्रता के साथ हथौड़ा मारता रहता है। ब्लैकस्मिथ सोचता है कि यह नौजवान थकता कैसे नहीं। जब भोर होती है, ह्युन-सू अपना काम खत्म करता है और एक नया इवैल्यूएशन मैसेज आता है, स्टील ग्रेड बी, जो ब्लैकस्मिथ को पूरी तरह हक्का बक्का कर देता है। उसे यकीन नहीं होता कि बिना किसी स्पेशल स्किल के ग्रेड बी तक पहुंचना मुमकिन है। फिर उसे नजर आता है कि ह्युन-सू अभी भी रुका नहीं है और वो दहशत के साथ सोचता है कि क्या यह और ऊंचे ग्रेड का निशाना लगा रहा है। लंबी रात की मेहनत के बाद ह्युन-सू खुद को थका हुआ महसूस करता है और सोचता है कि कहीं उसने जरूरत से ज्यादा तो नहीं कर लिया। बूढ़ा ब्लैकस्मिथ उसके हुनर से मुतासिर होकर आगे बढ़ता है और मदद का हाथ बढ़ाता है।
जिस पर ह्यूनसू शुक्रिया अदा करता है। दोनों मिलकर उस कच्चे धातु के टुकड़े को पूरा करते हैं। ब्लैकस्मिथ नतीजा देखकर पूरी तरह अचंभे में रह जाता है और ऐलान करता है कि यह ग्रेड ए इनगॉट है, जिससे एक रेयर ग्रेड की तलवार बनाई जा सकती है। कुछ ऐसा जो उसने कभी मुमकिन नहीं सोचा था। ब्लैकस्मिथ बताता है कि उसके पास एक स्किल है जिससे वो आइटम्स का ग्रेड देख सकता है, और अपनी पूरी जिंदगी में उसने बिगिनर्स विलेज में कभी कोई मैजिक ग्रेड आइटम नहीं देखा। रेयर ग्रेड की तो बात ही छोड़ो। वो खुशी से ह्युनसू को बताता है कि इस मेटल से एक अनोखी तलवार बनाई जा सकती है, लेकिन ह्युनसू कहता है कि अभी जश्न मनाना जल्दबाजी होगी। उसे अभी हैंडल बनाना है और ब्लेड की धार को और बारीक करना है। वो समझाता है कि तलवार ऐसी होनी चाहिए जो जबरदस्त ताकत सहन कर सके बिना टूटे, और अभी ब्लेड की धार उस मुकाम से बहुत दूर है। ब्लैकस्मिथ हंसता है और मानता है कि उसने ह्युनसू जैसा अजीब इंसान कभी नहीं देखा, जो सीधे जवाब देता है कि बचपन से ही उसे ब्लैकस्मिथिंग से बेपनाह मोहब्बत है। इस पर ब्लैकस्मिथ सुझाव देता है कि ह्युनसू एक बार फिर तलवार बनाने की कोशिश करे, लेकिन इस बार एक नए मटेरियल के साथ जो वो खुद देगा। ब्लैकस्मिथ एक बड़ा चमकता हुआ माइथिल और का टुकड़ा सामने रखता है और बताता है कि यह उसके खानदान की पीढ़ियों से चली आ रही धरोहर है। ह्युनसू पूछता है कि वो उसे इतनी कीमती चीज क्यों दे रहा है, जिस पर ब्लैकस्मिथ जवाब देता है कि उसकी वजह से उसने बहुत कुछ सीखा है और ये उसकी खुद की हुनर से बहुत ऊपर की चीज है। वो देखना चाहता है कि एक सच्चा मास्टर इससे कैसी तलवार बनाता है। ह्युनसू उस लेजेंडरी मेटल के साथ काम करने के ख्याल से रोमांचित हो जाता है, जिसके बारे में उसने सिर्फ किस्सों में पढ़ा था। हालांकि यह एक रिस्क है, क्योंकि उसने पहले कभी इस पर काम नहीं किया, लेकिन वो तय करता है कि यह मौका ठुकराना मुमकिन नहीं। फिर ब्लैकस्मिथ हिचकिचाते हुए पूछता है कि क्या वो ह्युनसू को मास्टर कहकर बुला सकता है। ह्युनसू सीधे इनकार कर देता है और धमकी देता है कि अगर उसने जोर दिया तो वो माइथिल इस्तेमाल नहीं करेगा, जिस पर ब्लैकस्मिथ फौरन पीछे हट जाता है। 1 महीने बाद लेजेंडरी सोर्ड डेलाइट एपिक पूरी होती है, जबरदस्त अटैक पावर और स्पेशल एबिलिटीज से लैस, और उसे ऐसी लेजेंडरी तलवार बताया जाता है जो बिगिनर जोन में दोबारा कभी नहीं देखी जाएगी। वापस प्यूरियम कंपनी के मैनेजमेंट सेंटर में डेवलपर्स लेवल 1 प्लेयर ह्युनसू की हैरान कर देने वाली गतिविधियों की समीक्षा कर रहे हैं। टीम लीडर अभी भी मुतासिर है, लेकिन उसकी कलीग उसे काम पर ध्यान देने की याद दिलाती है। वो प्लेयर के बारे में जानकारी की कमी पर शिकायत करती है, लेकिन फिर उसकी बेसिक पर्सनल इंफॉर्मेशन सामने रखती है। किम ह्युनसू, 23 साल, जिसने एक जान पहचान वाले के घर से लॉग इन किया। वो बताती है कि यह जानकारी उसे VIP कैप्सूल प्राइज की एप्लीकेशन से मिली। वो यह भी बताती है कि ह्युनसू ने अपनी रियल वर्ल्ड आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियल रखने की सख्त गुजारिश की थी। डेवलपर्स हैरान होते हैं कि वो ऐसा क्यों चाहता है, और टीम लीडर नतीजे पर पहुंचता है कि उसके अपने कारण होंगे जो उसे स्पॉटलाइट और फेम से दूर रखते हैं, जो अब उसके रास्ते में आने वाली है। मैनेजमेंट सेंटर में टीम लीडर ह्युनसू की मौजूदा लोकेशन पूछता है। उसकी कॉलीग लेकिन बताती है कि वो अभी हंटिंग ट्रेनिंग सेंटर में दाखिल हुआ है। अंदर रेलसन नाम का एक ट्रेनर ह्युनसू का तिरस्कार के साथ स्वागत करता है, कहता है कि यहां से असली मॉन्स्टर्स शुरू होते हैं और लेवल 1 होने की वजह से उसका टेस्ट पास करने का कोई चांस नहीं। वो उसे चले जाने को कहता है ताकि उसका वक्त बर्बाद न हो, और सलाह देता है कि पहले जाकर कुछ रैबिट्स शिकार करे और तैयार होकर वापस आए। ह्युनसू अपने ऊंचे स्टैट्स पर भरोसा रखता है जो ट्रेनर को नजर नहीं आते, और साफ कहता है कि वो किसी का वक्त बर्बाद नहीं करेगा। रियलसन बोरियत भरी सांस लेता है, लेकिन मजबूरन मान जाता है और ह्युनसू से कहता है कि कोई भी तलवार चुने और उसके पीछे आए। ह्युनसू कहता है कि अगर कोई भी तलवार चलेगी तो वो अपनी खुद की तलवार इस्तेमाल करना पसंद करेगा। नरेशन बताता है कि ह्युनसू ने बिगिनर्स जोन में पूरा 1 महीना गुजारा, जिसे आमतौर पर 30 मिनट में पूरा किया जाता है, जिसकी वजह से उसके बेसिक स्टैट्स में जबरदस्त इजाफा हुआ। इसके अलावा उसके पास उस एरिया की एकमात्र एपिक ग्रेड सोर्ड है, लेकिन वो अभी भी लेवल 1 पर है और बिना किसी क्लास के। इधर टीम लीडर किम ते सुक इस अजीब सिचुएशन पर अपनी परेशानी जाहिर करता है और सोचता है कि क्या उन्हें सब कुछ सुपर AI एरीज पर छोड़ देना चाहिए बिना किसी दखलंदाजी के। एक बड़े कंपनी एग्जीक्यूटिव को भी यही फिक्र है, लेकिन वो भरोसे भरी मुस्कान के साथ जानता है कि ह्युनसू का इंतजार एक लेजेंडरी क्लास ऑफर कर रही है। गेम में वापस रेलसन ह्युनसू की खुद बनाई तलवार इस्तेमाल करने की जिद पर झल्लाता है और मन में सोचता है कि ब्लैक स्मिथिंग जैसे बेकार पेशे के लिए अपना भविष्य दांव पर लगाना कितने अफसोस की बात है। टेस्ट शुरू होता है और रेलसन बताता है कि यह जगह मॉन्स्टर्स से भरी है और किसी भी हथियार से ज्यादा एक ट्रेंड सोर्ड्समैन अहम होता है। वो व्यंग्य के साथ पूछता है कि एक ब्लैकस्मिथ बनने की चाहत रखने वाला यहां क्यों आया, जिससे ह्युनसू के साथ उसकी एफिनिटी गिर जाती है।
ह्युनसू सोचता है कि उसने यह रिएक्शन रियलिटी में भी बहुत बार देखी है, जहां ब्लैक स्मिथिंग के सपने को बेकार समझा जाता है, लेकिन उसे लगता है कि एरीज में उसकी मेहनत को आखिरकार पहचान मिल सकती है। ह्युनसू इंस्ट्रक्टर से पूछता है कि उसका ट्रेंड किया सबसे काबिल सोर्ड्समैन कौन है, और फिर बेबाकी से उससे भी कठिन टेस्ट मांगता है। रियलसन अंदर से इस बिगिनर की इस हिम्मत पर आग बबूला हो जाता है। हालांकि वो सिर्फ एक इंस्ट्रक्टर है, लेकिन वो हुनर को पहचानता है। इस चैलेंज की वजह से रियलसन ह्युनसू को एक स्पेशल ट्रायल देने पर राजी हो जाता है। वो बताता है कि ऐसे स्पेशल ट्रायल्स वो सिर्फ उन्हीं चुनिंदा लोगों को देता है जो सच्चा जौहर दिखाते हैं। वो उसे एक दूसरी जगह ले जाता है और बताता है कि यहाँ का सबसे ऊंचा रिकॉर्ड तीसरे स्टेज का ट्रायल है। रियलसन एक लेवल 6 का स्विफ्ट गॉब्लिन बुलाता है और ह्युनसू से पूछता है कि क्या वो पक्का अपने फैसले पर है। फिर फेलियर की सजा सुनाता है, पूरे 1 हफ्ते के लिए सेंटर से बैन। ह्युनसू धमकी को नजरअंदाज करके शांति से पूछता है कि क्या तीसरा स्टेज ही आखिरी ट्रायल है। ह्युनसू ऐलान करता है कि वो आखिरी स्टेज तक के सभी ट्रायल्स एक साथ लेना चाहता है। रियलसन बेहद गुस्से में आ जाता है। उसे लगता है यह नौजवान उसकी ट्रेनिंग को हल्के में ले रहा है और उसके सब्र का इम्तिहान ले रहा है। रियलसन गुस्से में चैलेंज मंजूर करता है और चौथे फाइनल स्टेज का ट्रायल मॉन्स्टर बुलाता है। उनके सामने एक लेवल 15 का मैड गॉब्लिन प्रकट होता है। रियलसन मन में सोचता है कि दुनिया में मुश्किल से किसी ने तीसरा स्टेज पार किया है और चौथे को तो आज तक कोई नहीं जीत पाया। लड़ाई शुरू होती है और गॉब्लिन जोरदार हमला करता है, लेकिन ह्युनसू कुशलता से उसके हमलों से बचता रहता है। ह्युनसू सोचता है कि हर ब्लैकस्मिथ उस ताकत को देख सकता है जो एक हथियार में छुपी होती है, और अपनी सोर्ड डेलाइट की एक्टिव स्किल ड्यूरेबल सोर्ड एक्टिवेट करता है, जो उसकी फिजिकल डिफेंस बढ़ा देती है। तलवार से जबरदस्त पावर निकलती है और ह्युनसू ऐलान करता है कि यहां कोई हथियार उसकी तलवार का मुकाबला नहीं कर सकता। फिर वो पिछले स्टेज के स्विफ्ट गॉब्लिन को हरा देता है, लेकिन एक दूसरा गॉब्लिन उस पर अचानक वार करता है और जोरदार चोट मारता है। रियलसन नोट करता है कि यह वार क्रिटिकल और पल भर में हुआ, इसीलिए स्विफ्ट गॉब्लिन्स को बिगिनर्स का नाइटमेयर कहा जाता है। रियलसन समझता है कि ह्युनसू अब गया, चाहे हथियार कितना भी अच्छा हो, बिना स्किल के बेकार है। लेकिन उसकी हैरानी के साथ ह्युनसू उस क्रिटिकल हिट के बाद भी बाकी है। उसके 82% हेल्थ पॉइंट्स अभी भी बचे हैं। ह्युनसू अपनी बची रहने की वजह उस लंबे वक्त को बताता है जो उसने वेपन्स बनाने में लगाया, जिसने उसके स्टैट्स खासकर स्ट्रेंथ और वाइटलिटी को काफी बढ़ा दिया। रियलसन ऐलान करता है कि असली खतरा अब शुरू होता है। मैड गॉब्लिन एक स्पेशल स्किल थॉर्न्स ऑफ मैडनेस इस्तेमाल करता है, जिससे ह्युनसू को चक्कर आने लगते हैं और नजर धुंधली हो जाती है। हालांकि रियलसन ह्युनसू की परफॉर्मेंस से मुतासिर है, लेकिन उसे लगता है यह उसका अंत है और लड़ाई यहीं खत्म होगी। लेकिन ह्युनसू खुद को फोकस करने का फैसला करता है, अपनी बनाई तलवार पर भरोसा रखता है और अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। वो अपनी सोर्ड डेलाइट की पैसिव स्किल स्विफ्ट ब्लेड एक्टिवेट करता है, जो उसकी अटैक स्पीड को काफी बढ़ा देती है। ह्युनसू एक के बाद एक तेज हमले करता है और महसूस करता है कि इस तरह वो लेवल्स का फासला पाट सकता है। डेवलपर्स बैटल को अचंभे की हालत में देख रहे हैं। एक आखिरी वार के साथ ह्युनसू बाकी बचे गॉब्लिन्स को हरा देता है। रियलसन हैरान और खुश होकर चिल्लाता है कि इस नौजवान ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। वो ह्युनसू की तारीफ करता है, कहता है कि उसके हर वार ने ब्लेड की असली ताकत बाहर निकाली, चाहे वो अंदाजे से लगे हों, और उत्साह के साथ सोचता है कि जरूर उसने पहले सोर्ड्समैनशिप की ट्रेनिंग ली होगी। ह्युनसू बताता है कि उसने बस यह सीखा था कि एक ब्लैकस्मिथ को अपने बनाए हथियार चलाने आने चाहिए, बस इतना ही। रियलसन ह्युनसू की बाहों पर मसल्स और निशान देखता है जो उसकी मेहनत की गवाही देते हैं। रियलसन को एहसास होता है कि वो एक सच्चे ब्लैकस्मिथ के सामने खड़ा है और अपनी पहले की बदतमीजी के लिए माफी मांगता है, जिससे उनकी एफिनिटी अपनी ऊंचाई पर पहुंच जाती है। रियलसन उसके हुनर की इज्जत करते हुए ह्युनसू को एक सुझाव देता है और पूछता है कि क्या उसने कभी मैड मास्टर बनने के बारे में सोचा है, और उसी पल एक विंडो खुलती है जो उसे लेजेंडरी क्लास मैड मास्टर का क्लास चेंज क्वेस्ट ऑफर करती है। इधर डेवलपर्स यह देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि यह बेमिसाल घटना सच में हो रही है। वो समझते हैं कि सिर्फ लेजेंडरी मैड मास्टर क्लास का ऑफर मिलना ही, जो एपिक मैड नाइट क्लास से भी ऊपर है, ह्युनसू को ऑटोमेटिकली सेकंड टियर यूजर की श्रेणी में रख देता है, जिसे स्पेशल मैनेजमेंट की जरूरत है। टीम लीडर इस घटनाक्रम पर खुशी जाहिर करता है, लेकिन जानता है कि क्लास चेंज क्वेस्ट एक्सेप्ट करने का मतलब है कोई वापसी नहीं। मैड मास्टर सैकड़ों नाइट्स की अगुवाई करता है, यानी ह्युनसू दुनिया का एक रक्षक बन जाएगा। गेम में रियलसन ह्युनसू से ऑफर एक्सेप्ट करने की गुजारिश करता है और भरोसा दिलाता है कि उसके हुनर से वो नाइट्स का बादशाह बन सकता है। लेकिन ह्युनसू विनम्रता से लेकिन दृढ़ता के साथ यह ऑफर ठुकरा देता है, साफ कहता है कि वो एक ब्लैकस्मिथ है, नाइट नहीं।
गेम में और मैनेजमेंट सेंटर में सब हैरान रह जाते हैं। रेलसन प्रशंसा भरी हंसी के साथ फट पड़ता है और ह्युनसू की इस जिद को सच में शानदार बताता है। ह्युनसू मन में सोचता है कि उसे लगा था कि वो कभी हथौड़ा नहीं उठा पाएगा, लेकिन इस गेम में उसे महसूस हुआ कि एक ब्लैक स्मिथ की तरह उसकी जिंदगी नए सिरे से शुरू हो रही है। रेलसन उसका फैसला कबूल करता है और उसे एक हिडन क्वेस्ट के लिए रिकमेंडेशन लेटर देता है जो उसे लोकल लॉर्ड से मिलवाएगा। ट्रायल पास करने के इनाम के तौर पर वो उसे एक पुराने मैड मास्टर की पहनी हुई रस्टी आर्मर देता है, इस भरोसे के साथ कि ह्युनसू इसका कोई ना कोई इस्तेमाल जरूर निकालेगा। रेलसन जोश के साथ उसे हौसला देता है कि वो खुद को साबित करे और वो करके दिखाए जो दूसरे नहीं कर सके। ह्युनसू वादा करता है कि वो पूरी कोशिश करेगा। डेवलपर्स इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ह्युनसू ने अपना सबसे बड़ा संकट पार कर लिया और उसमें जो चिंगारी है वो अभी भी जिंदा है। ह्युनसू ने अब ब्लैक स्मिथिंग के गॉड बनने की राह पर अपना पहला कदम रख दिया। सिस्टम के मैसेजेस ट्यूटोरियल ट्रेनिंग पीरियड के खत्म होने और मेन क्वेस्ट शुरू होने का ऐलान करते हैं। असली गेम अब शुरू होता है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ही उसे अचानक गेम से लॉग आउट कर दिया जाता है। वो रियलिटी में वापस आता है और उसे याद आता है कि उसे गैस बिल जैसी जिम्मेदारियां वो निभानी हैं। वो अपना बैंक अकाउंट चेक करता है, लगभग खाली। उसे एहसास होता है कि उसकी पहली प्रायोरिटी है अपने पिता की हॉस्पिटल फीस और घर का खर्च संभालना। उसका दोस्त किम जी हुन उसे कॉल करता है और पूछता है कि उसने ट्रेनिंग जोन खत्म किया या नहीं। ह्युनसू जवाब देता है कि वो अभी विलेज पहुंचा है। किम जी हुन जोश के साथ उसे पहले ऑक्शन हाउस जाने को कहता है। वो समझाता है कि वहां आइटम्स गोल्ड में बेचे जाते हैं और गोल्ड को रियल मनी में बदला जा सकता है। यही असली वजह थी जो उसने ह्युनसू को एरीज में लाया। किम जी हुन अपनी बात खत्म करते हुए कहता है कि उसने ह्युनसू और उसके पिता की बनाई तलवारों से बेहतर कुछ नहीं देखा। वो फोन पर ह्युनसू का हौसला बढ़ाता है, कहता है कि जब उसे 99.9% सिंक्रोनाइजेशन वाला वीवीआईपी कैप्सूल मिलेगा तो उसका एक्सपीरियंस और भी जबरदस्त होगा, और उसे कहता है कि वो अपने काम से दुनिया को भर दे। ह्युनसू शुक्रगुजार होता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। कॉल के बाद ह्युनसू को लगता है कि उसका रास्ता अब साफ है। वो तय करता है कि क्राफ्टिंग और क्वेस्ट्स पर ध्यान देकर गोल्ड कमाएगा। यह भी समझता है कि इसके लिए उसे अपनी स्टैमिना भी संभालनी होगी, इसलिए ह्युनसू एक्सरसाइज शुरू करता है। दौड़ते हुए उसे एहसास होता है कि गेम खेलने में काफी एनर्जी लगती है, हालांकि रियल ब्लैक स्मिथिंग की मेहनत के आगे यह कुछ नहीं। दौड़ते दौड़ते वो अपने पिता से वादा करता है कि वो डटा रहेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वो एक दिन जागे। ह्युनसू एरीज की दुनिया में वापस आता है और सीधे ऑक्शन हाउस में दाखिल होता है। वो अपनी शॉप का नाम रखता है ह्युन्स फॉर्ज। ह्युनसू इंतजार करता है जब तक उसकी शॉप टूल तैयार होती है। सिस्टम के शॉप बनाने के बाद उसे यह एबिलिटी मिल जाती है कि वो कहीं से भी कभी भी ऑक्शन पैनल इस्तेमाल कर सके। ह्युनसू सोचता है कि पहले क्या बेचे, और उसे याद आता है कि वर्कशॉप में बनाया एक प्रोटोटाइप उसके पास है। वो अपनी पहली तलवार की डिटेल्स देखता है, एक रेयर ग्रेड सोर्ड, और याद करता है कि ऐसी तलवारों की एवरेज मार्केट प्राइस करीब 70 गोल्ड पीसेज है और दोस्त ने उसे बहुत सस्ते में न बेचने की सलाह दी थी। वो तलवार 100 गोल्ड पीसेज में लिस्ट करता है। फिर इंतजार के दौरान विलेज सिस्टम्स एक्सप्लोर करने का इरादा करता है। सभी प्लेयर्स को इस सेल का अलर्ट भेजा जाता है। कहीं और एक प्लेयर नोटिस करता है कि ऑक्शन बोर्ड पर एक असामान्य पोस्ट की वजह से हलचल मच गई है। ह्युनसू की तलवार की बिडिंग तेजी से बढ़ती है और 300 गोल्ड पीसेस को पार कर जाती है। ये गोल्डन शील्ड गिल्ड के एक मेंबर की नजर में आ जाता है, जो भागकर गिल्ड के वाइस कैप्टन को इस अमेजिंग आइटम के बारे में बताता है। मेंबर समझाता है कि तलवार बनाने वाला एक लेवल 1 प्लेयर है जिसके पास कोई क्लास नहीं, और उसने सबसे साधारण रॉ मटेरियल से बेहतरीन तलवार बनाई है जिसमें एनहांसमेंट का ऑप्शन भी है। वाइस कैप्टन सिचुएशन का विश्लेषण करता है, कहता है कि कमजोर मटेरियल्स से एनहांसमेंट की सक्सेस चांस कम होती है, यानी क्रिएटर ने कॉस्ट बचाने में समझदारी दिखाई। वो नतीजे पर पहुंचता है कि थोड़े से इन्वेस्टमेंट के साथ यह वेपन लेवल 50 तक काम का रह सकता है। यह भी नोट करता है कि तलवार का नाम फर्स्ट सोर्ड इसे कलेक्टर्स के लिए एक कीमती पहला नग बनाता है। वाइस कैप्टन को एहसास होता है कि इस काबिल क्राफ्ट्समैन का काम सबसे पहले ढूंढने और खरीदने की जो प्रतिष्ठा मिलेगी वही असली फायदा है, और वो खरीदने का फैसला करता है। इधर ह्युनसू थोड़ा शर्मिंदा और बेचैन महसूस करता है। सोचता है कि उसकी तलवार बिकेगी भी या नहीं, क्योंकि ये तो बस एक प्रैक्टिस पीस था। अचानक एक नोटिफिकेशन आती है, ह्युन्स फर्स्ट सोर्ड बिक गई। ह्युनसू हैरान रह जाता है कि इतनी जल्दी बिक गई। वो फाइनल सेलिंग प्राइस चेक करता है और देखकर दंग रह जाता है। 100 में लिस्ट की थी, 1080 गोल्ड पीसेज में बिकी। उसे जल्दी एहसास होता है कि यह रकम 10 लाख कोरियन वन से भी ज्यादा है, और वो खुशी और बेयकीनी के मिले जुले जज्बे से भर जाता है। ह्युनसू पता करता है कि खरीदार गोल्डन शील्ड गिल्ड है
और उसे उनकी तरफ से एक मैसेज आता है जिसमें बधाई दी गई है और एक्सक्लूसिव सेल्स कॉन्ट्रैक्ट या गिल्ड में शामिल होने की पेशकश की गई है। वो गिल्ड के बारे में जानकारी देखता है और भी हैरान हो जाता है। यह 7,80,000 फॉलोअर्स वाला एक विशाल ब्लैक स्मिथिंग गिल्ड है। ह्युनसू को दोस्त किम जी हुन की बात याद आती है कि फॉलोअर्स हासिल करना लेवलिंग अप से भी मुश्किल है, और फॉलोअर्स की बड़ी तादाद का मतलब है यूजर्स की गहरी दिलचस्पी जो सीधे मुनाफे में बदल सकती है। वो अपनी शॉप ह्युन्स फोर्ज का फॉलोअर काउंट चेक करता है, सिर्फ 82, लेकिन जब वो अपना मैसेज बॉक्स खोलता है तो वो तमाम गिल्ड्स के ज्वाइन करने के रिक्वेस्ट से भरा पड़ा है। ह्युनसू को एहसास होता है कि एरीज उन ब्लैकस्मिथ्स का इंतजार कर रही थी जो रियलिटी से गायब हो रहे हैं, और एक क्राफ्ट्समैन के हुनर की चमक तब और बढ़ जाती है जब उसे सटीक डेटा और नंबर्स की सपोर्ट मिले। ह्युनसू फैसला करता है कि अभी किसी गिल्ड में शामिल होने का वक्त नहीं है और लॉर्ड के कासिल की तरफ निकल पड़ता है। अपनी असली काबिलियत दिखाने का वक्त अब आया है। कासिल में लॉर्ड वैंस अपने सलाहकार बेल से बात कर रहा है और सोच रहा है कि क्या किसी आर्टिफैक्ट को रिपेयर करना सच में नामुमकिन है। बेल समझाता है कि रेस्टोरेशन प्रोसेस में फेलियर का खतरा है जिससे वो पीस हमेशा के लिए जा सकती है, इसलिए उन्हें पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे बेहतरीन रेस्टोरेशन एक्सपर्ट ढूंढना होगा। वैंस कहता है कि यह एक्सपर्ट सिर्फ कैपिटल में है। बेल कंफर्म करता है कि वो एक अजीब इंसान है जो किसी से नहीं मिलता, जिससे उसे बुलाना मुश्किल है। लॉर्ड को दुख होता है कि वो अपना टेरिटरी छोड़कर खुद नहीं जा सकता, खासकर जब वो अनोखी शेप की बो उसके पिता की इकलौती निशानी है। यह पता चलता है कि बेल असल में एक लेवल 100 का धोखेबाज प्लेयर है जो ब्लैकस्मिथ बनकर आया है और एक हफ्ते से लॉर्ड का भरोसा जीतकर उसे ठगने की फिराक में है। बेल लॉर्ड को बाओ कैपिटल ले जाकर रिस्टोर करने का ऑफर देता है। 100 गोल्ड पीसेस में लॉर्ड के यहां कहने से पहले ही ह्युनसू अचानक अंदर आ जाता है, उन्हें बीच में रोकता है और आत्मविश्वास से ऐलान करता है कि बो यहीं इसी जगह रिस्टोर हो सकती है। बेल अंदर से गुस्से से जल उठता है क्योंकि उसका प्लान बर्बाद होने वाला है। लॉर्ड हैरानी से ह्युनसू से पूछता है कि क्या वो सच में यहां कासल में बिना किसी ब्लैकस्मिथ शॉप के वो जली हुई बो रिपेयर कर सकता है। लॉर्ड एक गार्ड को उस इंसान की पहचान पूछने का हुक्म देता है और गार्ड जवाब देता है कि यह वही है जो इंस्ट्रक्टर रेल्सन की रिकमेंडेशन लेटर लेकर आया है। लॉर्ड को बिगिनर ट्रेनिंग सेंटर के इंस्ट्रक्टर का जिक्र सुनकर हैरानी होती है। बैन के लॉर्ड की हैसियत से वो ऑफिशियली ह्युनसू से उसके हुनर और तजुर्बे के बारे में पूछता है। ह्युनसू अपना तारुफ कराता है, नाम ह्युनसू, लेवल 1, क्लास अनएम्प्लॉयड। बेल गुस्से से फट पड़ता है, उसे यकीन नहीं होता कि एक लेवल 1 प्लेयर लॉर्ड के सामने इतनी बेबाकी से बोल रहा है। बेल चिल्लाता है कि रेस्टोरेशन एक ऐसी स्किल है जो लेवल 80 से ऊपर के ब्लैकस्मिथ्स ही सीख सकते हैं। ह्युनसू पर उसके एक हफ्ते के काम में दखलंदाजी का इल्जाम लगाता है और उसे जाने का हुक्म देता है। ह्युनसू शांति से जवाब देता है और बेल को बताता है कि वो गलत है, यह बो कोई रिकर्व बो नहीं है। ह्युनसू बेल की जानकारी सुधारता है और बताता है कि यह एक गागोंग है, एक ट्रेडिशनल कोरियन कंपोजिट बो। लॉर्ड और बेल दोनों के चेहरों पर इस अनजाने नाम को लेकर उलझन आ जाती है। ह्युनसू लॉर्ड की तरफ मुड़कर कहता है कि उसने गार्ड बेकर से यह किस्सा सुना है और जानता है कि लॉर्ड अपने दिवंगत पिता की जली हुई बो रिस्टोर करना चाहते हैं, जो एक रहस्यमय परदेसी की भेंट थी। लॉर्ड कंफर्म करता है कि वो बो अपनी तरह की इकलौती थी और इस सरजमीन में पहले कभी नहीं देखी गई थी, लेकिन वो खानदानी निशानी के बारे में झूठे दावे करने वाले अजनबियों से थक चुका है। वो ह्युनसू को सख्ती से चेतावनी देता है कि सिर्फ वही बात करे जो वो साबित कर सके। ह्युनसू एक बात कंफर्म करने की इजाजत मांगता है और लॉर्ड को हैरान करता है। कहता है कि यह बो किसी परदेसी का तोहफा जरूर है, लेकिन बनी इसी सरजमीन पर है। ह्युनसू अपनी बात समझाता है। उसने हॉल में एक वाटर बफलो की पेंटिंग देखी और बताता है कि इस जानवर के सींग उसकी दुनिया में भी एक कीमती मटेरियल माने जाते हैं, लेकिन जिस चीज ने सच में उसका ध्यान खींचा वो थी बो का कर्व। और फिर वो अहम बात बताता है, ये काऊ सिन्यू की जगह वेल सिन्यू से बनाई गई है और लॉर्ड से इसकी तस्दीक मांगता है। लॉर्ड मान लेता है कि ह्युनसू सही है और बताता है कि वो परदेसी उसके पिता का दोस्त था, एक ब्लैकस्मिथ। वो कंफर्म करता है कि इस्तेमाल किए गए मटेरियल्स सच में लोकल और दुर्लभ थे। बानान के दलदलों से जियांट वाटर बुफेलो के सींग और बानान हार्बर की व्हेलसिन, इन कीमती मटेरियल से उस दोस्त ने उसके पिता को बैन की सबसे बेहतरीन बो तोहफे में दी थी। लॉर्ड ह्युनसू की उस डिटेल को नोटिस करने की काबिलियत से मुतासिर है, जो लेवल 100 के कहलाने वाले ब्लैकस्मिथ बेल की नजर से भी चूक गई। लॉर्ड अपने पिता की इस निशानी को बचाने की गहरी ख्वाहिश जाहिर करता है। ह्युनसू के हुनर से मुतमईन होकर वो ऑफिशियली उसे बाव रिस्टोर करने का काम सौंपता है और ह्युनसू 500 गोल्ड पीसेस के रिवॉर्ड के साथ क्वेस्ट एक्सेप्ट करता है। लॉर्ड बेल को फिलहाल जाने का हुक्म देता है और बेल सिर झुकाए चला जाता है।
जाते जाते वो गुस्से से जलता है और ह्युन सू से बदला लेने की कसम खाता है जिसने उसका प्लान बर्बाद किया। लॉर्ड ह्युन सू से पूछता है कि बो रिस्टोर करने के लिए क्या चाहिए। ह्युन सू सारे जरूरी मटेरियल्स की सटीक फेहरिस्त बताता है, वाटर बफलो के सींगों से लेकर वेल सिन्यू, खास तरह की लकड़ी और फिनिशिंग टूल्स तक, जो बो की पूरी बनावट की उसकी मुकम्मल जानकारी साबित करता है। ह्युन सू को स्नाइपर्स गकुंग के रेस्टोरेशन मेथड मिल जाते हैं, जिसमें मटेरियल्स की लिस्ट है और एक चेतावनी भी। अगर सक्सेस रेट 70% से नीचे रही तो रेस्टोरेशन फेल होगी और बो नष्ट हो जाएगी। ह्युन सू के जहन में बचपन की यादें उमड़ पड़ती हैं। जब वो अपने पिता से बाउज बनाना सीखता था, उसे याद आता है कि पिता ने पूछा था कि क्या उसे यह काम इतना पसंद है, चाहे इससे हाथों में छाले पड़ जाए। उसने जवाब दिया था कि उन्हें साथ मिलकर यह काम करना अच्छा लगता है, और पिता ने वादा किया था कि बड़े होने पर उसे ब्लैकस्मिथिंग सिखाएंगे। लेकिन अभी के लिए उसे अपने हाथों से रॉ मटेरियल्स को संभालने की आदत डालनी होगी। वर्तमान में ह्युन सू की आंखों में आंसू हैं और वो धीरे से कहता है, हाँ पिताजी, और अपने गेमिंग कैप्सूल की हाई सिंक्रोनाइजेशन रेट के बारे में सोचता है। वो अपने हाथों में वो जानी पहचानी फीलिंग महसूस करता है और पूरे भरोसे के साथ जानता है कि वो बो को परफेक्टली रिस्टोर कर सकता है, ठीक वैसे जैसे पिता ने सिखाया था। ये कॉन्फिडेंस और महारत देखकर लॉर्ड वैंस मदद का हाथ बढ़ाता है। ह्युन सू और लॉर्ड वैंस दिन रात मिलकर मेहनत करते हैं। ह्युन सू बो के लकड़ी के हिस्सों को आकार देने में डूबा है और लॉर्ड उसे ध्यान से देखता रहता है। लॉर्ड मानता है कि पूरा दिन काम करना आसान नहीं और उसकी ताकत जवाब देने लगी है, लेकिन ह्युन सू के चेहरे की खुशी देखकर उसे काम जारी रखने की हिम्मत मिलती है। पूरे 1 हफ्ते बाद थका हुआ लॉर्ड पूछता है कि क्या वो वापस जा सकता है, लेकिन ह्युन सू जोर देता है कि वो रुके और फ्रेम लगाने में मदद करे। ह्युन सू अंदाजा लगाता है कि लॉर्ड हर रोज इसलिए आता है क्योंकि वो अपने पिता की निशानी को अपने हाथों से रिस्टोर होते देखना चाहता है, जो लॉर्ड कंफर्म करता है। लॉर्ड बताता है कि यह बो उसके पिता की याद का एकमात्र सहारा है। फिर लॉर्ड ह्युन सू से पूछता है कि उसे यह काम इतना अच्छा क्यों लगता है। ह्युन सू मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि इस हुनर से उसकी भी कई अच्छी यादें जुड़ी हैं। दोनों इस बात पर सहमत होते हैं कि यादों को रिस्टोर करने में वक्त और मेहनत लगती है। अगले 20 दिन की झलकियां दिखती हैं, जिनमें दोनों बो के अलग अलग हिस्सों पर जी तोड़ मेहनत करते हैं। आखिरकार वो आखिरी दिन आता है। स्नाइपर्स गाकुंग की रेस्टोरेशन पूरी हो जाती है और वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म से कहीं बेहतर स्टैट्स और एबिलिटीज के साथ एक एपिक वेपन के रूप में नए सिरे से जन्म लेती है। लॉर्ड अपने पिता की मूर्ति के सामने खड़ा होकर सोचता है कि क्या वो देख रहे हैं, और यह सोचकर हैरान होता है कि एक और रहस्यमय परदेसी ने उन्हें यह बाव दोबारा तोहफे में दी है। ह्युन सू लॉर्ड से कहता है कि बो ट्राई करके देखें कि यह वैसी ही लगती है जैसी उन्हें याद है। लॉर्ड डोरी खींचता है और जबरदस्त ताकत से एक तीर छोड़ता है और हैरानी से नोट करता है कि यह पहले जैसी नहीं लगती। फिर वो खुशी से ठहाका लगाता है और ऐलान करता है कि यह पहले से कहीं बेहतर हो गई है। क्वेस्ट कंप्लीशन का मैसेज आता है। सिस्टम अनाउंस करता है कि 100% से ऊपर की इस जबरदस्त कामयाबी की वजह से लॉर्ड वैंस के साथ उसकी अफिनिटी अपनी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई है। लॉर्ड ह्युन सू का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि अब वो सुकून के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभा सकता है। लॉर्ड को लगता है कि जो तय रिवॉर्ड था वो ह्युन सू की इस मेहनत के आगे बहुत कम है। इस ओवरवेलमिंग सक्सेस की वजह से क्वेस्ट रिवॉर्ड अपग्रेड हो जाता है। 2000 गोल्ड पीसेस के साथ साथ लॉर्ड उसे ब्लैकस्मिथ की वर्कशॉप मुफ्त इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। ह्युन सू बेहद खुश होता है। उसे एहसास होता है कि यह गोल्ड 20 लाख वन के बराबर है, जो उसके खर्चों के लिए काफी लंबे वक्त तक काफी है। फिर लॉर्ड उससे पूछता है कि क्या उसने कभी सोर्ड्समैनशिप सीखने के बारे में सोचा है। लॉर्ड बताता है कि बैन का लॉर्ड बनने से पहले वो खुद एक सोर्ड्समैन था। वो प्राइम किंगडम की एक सीक्रेट सोर्ड आर्ट, फर्स्ट सोर्ड्समैनशिप के बारे में बताता है, वो टेक्निक जिसने अनगिनत मॉन्स्टर्स को काबू किया और बैन को स्थिरता दी। लॉर्ड ह्युन सू को बताता है कि वो बेशक एक पैदाइशी ब्लैकस्मिथ है, लेकिन उसमें उसने एक सोर्ड्समैन का हुनर भी देखा। वो बताता है कि इंस्ट्रक्टर रेल्सन की रिकमेंडेशन और अपनी खुद की ऑब्जर्वेशन ने उसे यह यकीन दिला दिया। लॉर्ड ह्युन सू की खासियतें गिनाता है, उसकी बेमिसाल फिजिकल कंडीशन, तेज रिफ्लेक्सेस और वेपन्स की गहरी समझ, और अपनी सोर्ड्समैनशिप का एक हिस्सा उसके साथ बांटने का ऑफर देता है। लॉर्ड वैंस ह्युन सू को फर्स्ट सोर्ड्समैनशिप ट्रेनिंग सीखने का एक स्किल क्वेस्ट ऑफर करता है, इस भरोसे के साथ कि अगर उसने वर्कशॉप जैसी मेहनत की तो वो जरूर कामयाब होगा। ह्युन सू इस ट्रेनिंग को एक अनएक्सपेक्टेड तोहफा मानता है और एक व्यस्त महीना गुजर जाता है। इस महीने में ह्युन सू अपना खुद का गाकुंग बाओ बनाने और रस्टी मैड मास्टर आर्मर को रिस्टोर करने में लगा रहा। इसके अलावा उसने इंटेंसिव ट्रेनिंग भी की, जिसमें वो लॉर्ड वैंस के साथ स्पारिंग करता रहा और फर्स्ट सोर्ड्समैनशिप ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट की। जाने का वक्त आया तो ह्युन सू ने लॉर्ड को बताया कि वो अब पूरी तरह तैयार है।
रिस्टोर्ड आर्मर पहनकर और नया बो लेकर वो बताता है कि उसका अगला कदम है एक सही प्रोफेशन हासिल करना। लॉर्ड से विदाई लेते हुए जो उसे कहता है कि वो जब चाहे वापस आ सकता है, ह्युन-सू अपना सामान व्यवस्थित करने का फैसला करता है। रवाना होने से पहले वो अपने नए इक्विपमेंट रिव्यू करता है। मैड मास्टर आर्मर, जो डैमेज रिफ्लेक्शन स्किल की वजह से उसके लो लेवल की कमी पूरी करती है, और नया गकुंग बो, जिसमें 60% अतिरिक्त एक्यूरेसी है। खर्चों के लिए उसने कुछ रेयर बोज भी बनाकर ऑक्शन हाउस में बिक्री के लिए रखी है। ह्युन-सू ह्युन सेकंड बो की सेलिंग प्राइस चेक करता है। कहीं और कोई ऑक्शन को बेयकीनी से देख रहा है और नोट करता है कि कोरिया के नंबर 1 प्लेयर ब्लैक ने लेवल 10 पर भी इस क्वालिटी का बो नहीं बनाया था। वो हैरान होता है कि ह्युन-सू ने लेवल 1 पर और सिर्फ लो क्वालिटी मटेरियल से ऐसा बो कैसे बना दिया। ये इंसान गोल्डन शील्ड गिल्ड का लीडर रॉन निकलता है, जो वर्ल्ड के नंबर 1 ब्लैकस्मिथ स्मिथ की बात याद करता है कि गेम में सब कुछ एरीज तय करती है, और अगर एआई एरीज किसी प्लेयर की एक्शन से प्रभावित हो जाए तो उसे एक सूटेबल प्रोफेशन, स्किल या टाइटल देती है। रॉन नतीजे पर पहुंचता है कि ह्युन्स फोर्ज के मास्टर को इस लेवल के आर्टिफैक्ट्स बनाने के लिए स्मिथ की तरह एक लेजेंडरी क्लास टाइटल मिली होगी। वापस ह्युन-सू पर वो हक्का बक्का रह जाता है जब देखता है कि उसके बो की फाइनल ऑक्शन प्राइस 250 गोल्ड पीसेस है, जो 20 लाख वन के बराबर है। किसी इन गेम वेपन के लिए कल्पना से परे की रकम। वो यह भी देखता है कि उसके फॉलोअर्स की तादाद बढ़कर 3200 हो गई है। गिल्ड इन्विटेशंस एंड क्राफ्टिंग रिक्वेस्ट्स का ऐसा सैलाब आया है कि वो सब चेक भी नहीं कर पाता। ह्युन-सू को लगता है कि वो अब रवाना होने के लिए तैयार है और अपनी मंजिल तय करता है। ब्लैकमिस्ट की पवित्र जगह टावर ऑफ ब्लैकस्मिथ्स। वो खूबसूरत नजारों से गुजरते हुए सफर करता है जब तक उस विशाल इमारत तक नहीं पहुंच जाता। पास से उसकी भव्यता देखकर वो दंग रह जाता है, लेकिन एंट्रेंस एक मैजिक सील से बंद है जो जंजीरों में जकड़ा है, और वो सोचता है कि अंदर कैसे जाए। एक सिस्टम मैसेज आता है जो बताता है कि यह टावर ऑफ द सोर्ड मेकर है, और ब्लैकस्मिथ बनने के लिए उसे मैजिक वर्कशॉप में बनी तलवार से इस सील को तोड़ना होगा। ह्युन-सू सील को एग्जामिन करता है और पाता है कि यह वोल्केनिक बसाल्ट रॉक से बनी है। पास में मैजिक वर्कशॉप का एंट्रेंस मिलता है और वो टेस्ट की तैयारी के लिए अंदर दाखिल होता है। मैजिक वर्कशॉप में ह्युन-सू रूल सीखता है। मटेरियल्स और टूल्स असीमित मात्रा में मिलते हैं। प्रोडक्शन टाइम काफी कम है, लेकिन यहां बनी तलवारें सिर्फ टेस्ट के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। ह्युन-सू टेस्ट के बारे में सोचता है। एक तलवार से स्टोन सील तोड़नी है, और नतीजे पर पहुंचता है कि यह टेस्ट पूरी तरह उसकी क्राफ्टिंग एबिलिटी पर है, खासकर पत्थर काटने में सक्षम तलवार बनाने पर। टावर में कहीं और टावर ऑफ सोर्ड मेकर्स का मास्टर डिंग बैठा नाराजगी से बड़बड़ा रहा है। वो शिकायत करता है कि आने वाला हर शख्स सिर्फ यही पूछता है कि जल्दी पैसे कैसे कमाएं। स्किल्स से घटिया सामान बनाकर बेचने में लगे हैं, असली वर्कशॉप की मेहनत की कोई इज्जत नहीं। डिंग उदासी से ऐलान करता है कि ब्लैकमिश का असली रास्ता मर चुका है और सब सिर्फ गोल्ड के पीछे भागते हैं। इसी निराशा में वो उन्हें एक आसान टेस्ट से ब्लैकस्मिथ का टाइटल दे देता है, यह जानते हुए कि उनकी सतही कोशिशें कभी असली सील नहीं तोड़ पाएंगी। ज्यादा से ज्यादा थोड़ी खरोंच आ जाएगी। जहां डिंग इस काम को नामुमकिन मानता है, वहीं ह्युन-सू डमास्कस सोर्ड बनाने का फैसला करता है। सिस्टम उसे सलाह देता है कि यह सोर्ड सिर्फ प्रोफेशनल ब्लैकस्मिथ्स बनाते हैं और एक सिंपल आयरन डैगर से शुरू करने की सिफारिश करता है, लेकिन ह्युन-सू जिद पर रहता है। उसका मानना है कि जब तक तरीका पता है और मटेरियल्स असीमित हैं, कम से कम ट्राई तो किया जा सकता है। उसे पिता की बात याद आती है कि एक तलवार पत्थर काट सकती है, और उन्होंने उसे अपनी खुद की डेवलप की हुई एक स्पेशल फॉर्जिंग मेथड सिखाने का वादा किया था। पिता की सीख से प्रेरित होकर वो भरोसे के साथ काम शुरू करता है। ह्युन-सू के सामने जो पॉसिबिलिटीज हैं, उन्हें देखकर वो रोमांचित हो जाता है। परफेक्ट स्मेल्टिंग फैसिलिटीज और इक्विपमेंट, और इसकी असीमित सप्लाई और कम प्रोडक्शन टाइम वो गेम को पागलपन भरा बताता है और बेमिसाल जोश और लगन के साथ काम शुरू कर देता है। इधर डिंग अचानक एक जोरदार कंपन से नींद से जाग जाता है और सोचता है कि यह हलचल कहां से आ रही है। उसे एहसास होता है कि पूरा टावर किसी के जबरदस्त हथौड़े की वजह से कांप रहा है। डिंग भागकर देखने जाता है और हक्का बक्का रह जाता है। वो सील्ड स्टोन, जिसे वो अटूट मानता था, बीच से 2 टुकड़ों में बंट गई है। डिंग बोलना भूल जाता है जब ह्युन-सू को शांति से खुले एंट्रेंस से चलते हुए आते देखता है। अचंभे के उस लम्हे में डिंग ऐलान करता है कि ब्लैक स्मिथिंग का गॉड आखिरकार प्रकट हो गया। ह्युन-सू उसके पास आता है और सीधे पूछता है कि क्या वो टेस्ट पास हो गया। डिंग जवाब देता है कि वो आम तौर पर एबिलिटी मापते हैं कि तलवार ने पत्थर पर कितना निशान छोड़ा, लेकिन चूंकि ह्युन-सू ने पत्थर को पूरी तरह तबाह कर दिया, वो कुछ माप ही नहीं सके। ह्युन-सू सोचता है कि कहीं इसका मतलब दोबारा टेस्ट तो नहीं। तभी जमीन पर एक चमकता हुआ सर्कल दिखता है। डिंग बताता है कि यह मैजिक सर्कल नहीं बल्कि समनिंग सर्कल है।
टावर मास्टर डिंग अपना स्पेशल हैमर ह्युनसू को देता है। ह्युनसू उलझन में उसे एक्सेप्ट करता है और सिस्टम का मैसेज आता है कि उसे डिंग्स हैमर मिल गया। एक नई SS रैंक क्वेस्ट शुरू होती है और डिंग बताता है कि एक असली ट्रायल है जो उसे अब पार करना होगा। गॉड ऑफ ब्लैकस्मिथिंग बनने की शुभकामनाओं के साथ ह्युनसू को अचानक किसी दूसरी जगह पहुंचा दिया जाता है। ह्युनसू खुद को एक कासल की दीवारों पर पाता है। इस अचानक ट्रांसपोर्ट से उलझा हुआ वो सोचता है कि क्या यह कोई नया टेस्ट है। तभी वो एक ऑर्क आर्मी को कासल की तरफ बढ़ते देखकर हैरान रह जाता है। एक SS रैंक क्वेस्ट सामने आती है जिसमें ऑर्क आर्मी को हराना है, जो उसे चौंका देती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि यह ब्लैकस्मिथिंग क्वेस्ट से कैसे जुड़ी है। दीवार पर मौजूद सोल्जर्स उसे देखते हैं और मास्टर ब्लैकस्मिथ की तरफ से रीइंफोर्समेंट्स आने पर खुशी से चिल्लाते हैं। क्वेस्ट कंप्लीट करने की शर्त साफ होती है, 50 वॉरियर्स में 70% कंट्रीब्यूशन हासिल करो। सप्रेशन स्क्वाड का लीडर हांस, एक लेवल 48 वॉरियर, उसका स्वागत करता है। हांस बताता है कि ऑर्क इन्वेजन तेज होती जा रही है, उनके बहुत से इक्विपमेंट खराब हो चुके हैं और वो ह्युनसू से गुजारिश करता है कि वो अपनी स्किल्स से उन्हें जल्दी रिपेयर करे। ह्युनसू साफ करता है कि कोई गलतफहमी है, उसने अभी तक ब्लैकस्मिथ क्लास नहीं ली है और उसके पास कोई स्किल नहीं है। हांस हैरानी से पूछता है कि फिर उसके हाथ में यह हैमर क्या है, और ह्युनसू उलझन के साथ समझाता है कि उसे यह क्लास चेंज टेस्ट के हिस्से के रूप में मिला और यहाँ एक एडिशनल टेस्ट के लिए भेजा गया है। जब उसका कॉम्बैट एक्सपीरियंस पूछा जाता है तो वो मान लेता है कि लड़ाई में वो अभी भी पूरी तरह बिगिनर है। सोल्जर्स निराश हो जाते हैं, वो सपोर्ट की उम्मीद में थे। मिला एक ऐसा बिगिनर जिसे खुद प्रोटेक्शन चाहिए। हांस उसे अपनी सुरक्षा के लिए वॉच टावर में रहने का हुक्म देता है जब तक वो वापस ना आए। अचानक एक ऑर्क ने हांस की तरफ एक विशाल कुल्हाड़ी फेंकी। ह्युनसू तुरंत हांस की तरफ लपका और कुल्हाड़ी को हैरान कर देने वाली आसानी से रोक लिया। फिर वो हांस से पूछता है कि क्या बिगिनर होते हुए भी वो लड़ाई में शामिल हो सकता है। ह्युनसू को एहसास होता है कि यही असली टेस्ट है। हांस उसे उलझन से देखता है, लेकिन ह्युनसू को भरोसा है कि अगर उसने गॉब्लिन्स के खिलाफ जैसे लड़ा वैसे ही लड़ा तो सब ठीक रहेगा। हांस हाँ कर देता है और उसे बेन की स्क्वाड के साथ चलने को कहता है। हांस खुद लड़ाई में आगे बढ़ जाता है। फौरन ह्युनसू को एक रियल बैटल का जबरदस्त दबाव महसूस होता है जो गॉब्लिन्स से लड़ने से बिल्कुल अलग है। फिर भी उसे भरोसा है कि वो हारेगा नहीं। ह्युनसू ऑर्क्स के साथ हुनर से लड़ता है, एक लेवल 10 के ऑर्क्स को हरा देता है और उसका लेवल बढ़कर 2 हो जाता है। उसे एहसास होता है कि ट्रेनिंग का वो महीना बेकार नहीं गया। बेन उसे बेयकीनी से देखता है, हैरान है कि बिना क्लास के प्लेयर में इतनी ताकत है। लड़ाई के बीच सोल्जर बेन खुद अचानक खतरे में पड़ जाता है। ह्युनसू फौरन सिचुएशन भांप लेता है और अपना हथियार गाकुंग बो में बदल लेता है। वो एक तेज और चमकदार तीर छोड़ता है जो बैटलफील्ड को चीरता हुआ ऑर्क के सीने में जा लगता है और आखिरी पल में बेन की जान बचा लेता है। लेकिन तभी एक और ऑर्क पीछे से अचानक आ जाता है। ह्युनसू उसे भी कुशलता से निशाना बनाता है और इसके नतीजे में ह्युनसू का लेवल कई बार बढ़ जाता है। सोल्जर्स हैरान रह जाते हैं, एक तीर से इतना विशाल ऑर्क कैसे गिर गया। हंस बेन को चिल्लाकर होश में लाता है और चेतावनी देता है कि ऑर्क्स अब ह्युनसू को निशाना बना रहे हैं। बेन को बेहद पछतावा होता है। वो समझता है कि उसकी वजह से ह्युनसू मुसीबत में पड़ा और खुद को बैटल में ध्यान न रखने का दोष देता है। ह्युनसू, जो अब चारों तरफ से घिर गया है, वापस डेलाइट सोर्ड पर आ जाता है और रैम्पेज स्किल अनलीश करता है। यह स्किल 10 मीटर के दायरे में तमाम दुश्मनों पर रैंडम हमले करती है, जिससे बहुत से ऑर्क्स मारे जाते हैं। ह्युनसू का लेवल फिर बढ़ता है और मिशन में उसका कंट्रीब्यूशन 19% पर पहुंच जाता है। स्क्वाड लीडर हांस खुशी से भर जाता है और उसे एहसास होता है कि उस बूढ़े मास्टर के पास ह्युनसू को भेजने की अच्छी वजह थी। हंस को लगता है कि ह्युनसू के साथ वो कर सकते हैं जो पहले नहीं हो सका। हांस ह्युनसू को सच्ची प्रशंसा के साथ देखता है और उसकी जहानत और ताकत की तारीफ करता है। जोश के साथ हांस अपने सोल्जर्स को ललकारता है और ऐलान करता है कि आज ह्युनसू के साथ मिलकर वो ऑर्क फोर्सेस को पूरी तरह खत्म कर देंगे। ह्युनसू को सच में स्क्वाड का हिस्सा होने का एहसास होता है जब सिस्टम अनाउंस करता है कि उसकी परफॉर्मेंस ने सोल्जर्स का मोराल बढ़ा दिया है। ह्युनसू लड़ता रहता है और उसका कंट्रीब्यूशन 28% तक पहुंच जाता है, लेकिन वो सोचता है कि ऑर्क्स को खत्म करने में वो सबसे आगे होने के बावजूद कंट्रीब्यूशन परसेंटेज उतनी तेजी से क्यों नहीं बढ़ रही जितनी उसे उम्मीद थी। उसी वक्त एक हिडन क्वेस्ट एक्टिवेट हो जाती है। एक नए और अभूतपूर्व चैप्टर की शुरुआत होती है। एक खतरनाक दुश्मन के आगमन के साथ लेवल 51 का एक ऑर्क वॉरियर सामने आता है और हांस चिल्लाकर सबको रुकने का हुक्म देता है। हांस उस दुश्मन को पहचानता है और कहता है कि जिसे वो कभी नहीं हरा सके, वो आखिरकार आ गया। यह उनका कट्टर दुश्मन है और सोल्जर्स में दहशत फैल जाती है। हांस को एहसास होता है कि उसने बड़ी गलती की। वो लड़ाई में बहुत आगे निकल गए।
और अब घिर गए हैं। हालात की गंभीरता के बावजूद उसके सोल्जर्स ऐलान करते हैं कि वो आखिर तक लड़ने के लिए तैयार हैं। बेन भी उनसे सहमत होते हुए चिल्लाता है कि वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। हंस हमले का हुक्म देता है क्योंकि इस तरह लड़ाई हमेशा नहीं चल सकती। ह्यून सू देखता है कि सोल्जर्स अपना संयम खो चुके हैं और बेसोचे समझे आगे बढ़ रहे हैं। वो अपने बो से उन्हें कवर देने की कोशिश करता है, लेकिन हैरान रह जाता है जब उसके तीर ऑर्क वॉरियर के आर्मर से टकराकर वापस आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि उसकी डिफेंसेस भेदी नहीं जा सकती। हालांकि ह्यून सू के बो में पेनिट्रेशन और एक्यूरेसी बढ़ाने के ऑप्शंस हैं, लेकिन वो समझता है कि ऑर्क वॉरियर की चमड़ी मजबूत आर्मर की तरह है, जिससे सिर्फ बो से हमला करना नामुमकिन है। सोल्जर्स में निराशा फैलती है और एक सोचता है कि क्या उन्हें फिर पीछे हटना चाहिए, लेकिन हांस चिल्लाता है कि अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। ऑर्क वॉरियर आगे बढ़ता है और आसानी से हंस का हाथ काट देता है। हंस को एहसास होता है कि अपनी मौजूदा ताकत से ऑर्क को हराना मुमकिन नहीं। ह्यून सू हंस को खून से लथपथ जमीन पर गिरते देखता है। ह्यून सू चिल्लाकर लीडर का नाम लेता है। हंस उसे सचेत करने की कोशिश में। ऑक्स की दहाड़ सुनकर सोल्जर्स में खौफ फैल जाता है। एक सोल्जर बेबसी से चिल्लाता है कि वो कुछ भी करे आर्मर नहीं टूटती, और दूसरे को लगता है कि वो सब खत्म हो जाएंगे। उसी लम्हे ह्यून सू आगे आता है और सोल्जर्स को चिल्लाकर कहता है कि इस तरह लड़ते रहने से सिर्फ नुकसान बढ़ेगा, और उन्हें डिफेंसिव लाइन बनाने का हुक्म देता है। वो उन्हें पीछे जंगल की तरफ जल्दी से रिट्रीट करने का आदेश देता है और भरोसा दिलाता है कि वो जल्दी पहुंचेगा। सोल्जर्स उसके हुक्म मानते हैं, अपने जख्मी लीडर को सुरक्षित जगह पहुंचाने को प्रायोरिटी देते हैं और रीग्रुप करते हैं। बेन उन्हें डिफेंसिव लाइन बनाने का हुक्म देता है। बेन ह्यून सू को बताता है कि यह तरीका बस थोड़ा वक्त खरीद सकता है, जिस पर ह्यून सू जवाब देता है कि उसे सिर्फ 5 मिनट चाहिए। बेन भरोसे के साथ हाँ करता है और कसम खाता है कि वो चाहे कुछ भी हो जाए टिके रहेंगे। ह्यून सू जंगल में गहरे चला जाता है और मन में सोचता है कि क्या तीर सच में मजबूत आर्मर नहीं भेज सकते, और खुद ही जवाब देता है नहीं। वो डिंग का रेप्लिकेटिंग हैमर निकालता है, एक एपिक टूल जो कंज्यूमेबल्स को डुप्लीकेट करने और क्राफ्टिंग टाइम कम करने की एबिलिटी रखता है, और उसे एहसास होता है कि उसका प्लान काम कर सकता है। इधर सोल्जर्स जंगल में ऑर्क के हमले को रोकने के लिए जी जान से लड़ रहे हैं। बेन मन में कहता है कि उसे हर हाल में टिके रहना है। ह्यून सू ने जो 5 मिनट मांगे हैं, उसे बस उतना होल्ड करना है। बेन कहता है कि उन्हें बस डटे रहना है, लेकिन ऑर्क आर्मी बेरोकाटॉक आगे बढ़ती रहती है। फिर भी बेन जिद पर है कि वो हार नहीं मानेगा और पीछे नहीं हटेगा। जब ऑर्क वॉरियर के हाथों बेन की जान जाने ही वाली होती है, तभी अचानक एक रहस्यमय प्रोजेक्टाइल ऑर्क की तरफ उड़ती है और उसे मार गिराती है। बेन उलझन में बच जाता है और सोचता है कि यह क्या हुआ। पेड़ों के बीच से और प्रोजेक्टाइल्स उड़ती हैं और सटीक निशाने पर ऑर्क्स को जा लगती हैं। ये पता चलता है कि ह्यून सू ही है जो अपनी छुपी हुई जगह से इन्हें बनाकर चला रहा है। ऑर्क वॉरियर इस नई और अनजान तरकीब पर गुस्से से दहाड़ता है। ह्यून सू अपने हथियार तैयार करता है, जबकि सोल्जर्स बेसब्री से उसी पर उम्मीदें लगाए देख रहे हैं। ह्यून सू ने प्योंगजुन नाम के स्पेशल एरोज बनाए हैं, एक रेयर टाइप जिनमें पेनिट्रेशन पावर और स्पीड बहुत ज्यादा है और जो पत्थर भी तोड़ सकते हैं। उसने इन्हें टोंगा नाम के एक बैम्बू गाइड से बनाया और डिंग के हैमर से इन छोटे एरोज के सिरों को डुप्लीकेट किया। इन एरोज को अपने गकुंग बो के साथ कंबाइन करने पर एक सेट इफेक्ट एक्टिवेट होता है जो उसकी अटैक पावर और पेनिट्रेशन एबिलिटी बढ़ा देता है। ऑक्स का जोरदार हमला जारी रहता है और सोल्जर्स बहादुरी से लड़ते हैं ताकि ह्यून सू के हमले के लिए एक ओपनिंग बन सके। ह्यून सू मौका देखता है और अपना स्पेशल एरो छोड़ता है जो सीधे ऑन वॉरियर के हेलमेट पर जा लगता है। ह्यून सू जानता है कि इस तरह के एरो की पेनिट्रेशन पावर एक राइफल शॉट के बराबर है। तीर मोटे आर्मर को भेदता है और एक निर्णायक वार से ऑर्क वॉरियर को खत्म कर देता है। ह्यून सू का लेवल फौरन 3 बढ़ जाता है। ह्यून सू को ऑर्क स्लेयर का टाइटल मिलता है जो ऑर्क्स के खिलाफ उसकी अटैक पावर बढ़ाता है और उनमें उसका डर पैदा करता है। बाकी बचे ऑर्क्स में दहशत फैल जाती है और वो भागने लगते हैं, जबकि सोल्जर्स उनके पीछे दौड़ने के लिए चिल्लाते हैं। ह्यून सू और सोल्जर्स मिलकर पीछा करते हैं। ह्यून सू एक भागते ऑर्क के ऊपर कूद जाता है और उसे अपने एरोज से डेडली एक्यूरेसी के साथ निशाना बनाता है। उसे भागने की कोई जगह नहीं देता। वो उस ऑर्क पर एक पियर्सिंग एरो मारता है जो सीधे उसके सिर में जा धंसती है, और थोड़ी देर बाद वो ऑर्क आर्मी के बाकी बचे हिस्से को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। लड़ाई खत्म होती है और इन्वेडिंग ऑर्क आर्मी को दबाने का मिशन कंप्लीट हो जाता है। ह्यून सू का फाइनल कंट्रीब्यूशन 92% तक पहुंचता है और सिस्टम अनाउंस करता है कि उसने एक एक्सेप्शनल रिकॉर्ड के साथ मिशन कंप्लीट किया है। जीत के जश्न में सोल्जर्स एक साथ मास्टर ह्यून सू का नाम पुकारते हैं। ह्यून सू को स्क्वाड का पूरा भरोसा मिलता है और एक हिडन टाइटल बैटलफील्ड कमांडर मिलता है जो उसकी कैरिज्मा 10 पॉइंट्स बढ़ा देता है। ह्यून सू जख्मी लीडर हंस को मदद लेते हुए देखता है। हंस जज्बाती होकर ह्यून सू को बताता है
कि वो हमेशा से इतना डिफेंस पर फोकस्ड रहते थे कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो ऑर्क्स को हराने की अपनी पुरानी ख्वाहिश पूरी कर पाएंगे। वो उसका गहरे दिल से शुक्रिया अदा करता है। बाकी सोल्जर्स भी आगे आकर अपनी कृतज्ञता जाहिर करते हैं और ह्यूनसू भी उनका शुक्रिया करता है। ह्यूनसू को एहसास होता है कि उसका एडिशनल टेस्ट आखिरकार खत्म हुआ। वो ब्लैकस्मिथ टावर वापस जाने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर सोचता है कि वापस कैसे जाएगा। जैसे ही ह्यूनसू वापस जाने का सोचता है, सीन ब्लैकस्मिथ्स के सेंट्रल टावर पर शिफ्ट होता है, जहां डिंग उदासी से ऐलान करता है कि ब्लैकस्मिथ टावर अब गिरावट की हालत में है। वो बताता है कि सारी शान और इज्जत नाइट्स के हिस्से में चली गई है, जबकि उनके टावर में सिर्फ वही आते हैं जो गोल्ड के लालच में अंधे हैं। डिंग जोर देकर कहता है कि उन्हें किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो उस लेजेंडरी सोर्ड को थामने के काबिल हो, जो प्रोफेसी पूरी करे, कोई जो एक सच्चे ब्लैकस्मिथ की रूह रखता हो। ब्लैकस्मिथ्स के गॉड की उस पुरानी प्रोफेसी को पूरा करने में बहुत से कैंडिडेट्स फेल हो चुके हैं, जिसमें एक ऐसे उत्तराधिकारी के प्रकट होने की बात थी जो उनकी शान और समृद्धि वापस लाएगा। कुल्सन नाम का एक टावर मास्टर उसे बीच में रोकता है और व्यंग्य से पूछता है कि क्या तमाम टावर मास्टर्स में से सिर्फ महान डिंग ही सोर्ड के टेस्ट का सामना करने के काबिल है। कुल्सन तिरस्कार के साथ सोचता है कि यह चोजन वन बस एक ढोंग है और पूछता है कि उन सबको अपने व्यस्त स्केड्यूल्स के बीच सिर्फ एक अजनबी विदेशी नौजवान को टेस्टिंग राइट्स देने के लिए क्यों बुलाया गया। डिंग पलटकर कोल्सन को डांटता है और पूछता है कि क्या उसने उसकी भेजी चिट्ठी नहीं पढ़ी। समझाता है कि ह्यूनसू ने यह हक उनके रखे हुए टेस्ट को मेरिट पर पास करके कमाया है। डिंग आगे बताता है कि ह्यूनसू ने बिना क्लास चेंज किए ब्लैकस्मिथिंग में, सोल्जर्स की अगुवाई में और ऑर्क वॉरियर्स को खत्म करने में जो हुनर दिखाया है वो अविश्वसनीय है। बाकी सब अनाहिलेशन सुनकर चौंक जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि जिसने अभी क्लास चेंज भी नहीं किया वो ऐसा कर सकता है। डिंग अपनी बात जारी रखता है, बताता है कि यह टेस्ट उस प्रोफेसी के आधार पर बना था जो कहती है कि ब्लैकस्मिथ्स के गॉड का उत्तराधिकारी किसी से भी ज्यादा ताकतवर होना चाहिए, इसीलिए आखिरी जवाब यह तलवार खुद देगी। डिंग भरोसा दिलाता है कि वो जल्द ही सच देखेंगे। उसी लम्हे एक गार्ड अनाउंस करता है कि लॉर्ड ह्यूनसू हॉल में पहुंच गए हैं और डिंग उसे अंदर लाने का हुक्म देता है। विशाल दरवाजे खुलते हैं और ह्यूनसू उस शानदार हॉल में दाखिल होता है। डिंग उसका स्वागत करता है और ऐलान करता है कि वो टेस्ट पास कर चुका है और ब्लैकस्मिथ्स के पवित्र सैंक्टम में दाखिल होने का हक उसने कमा लिया है। वो यह भी बताता है कि वो अब ब्लैकस्मिथ्स के गॉड की छोड़ी हुई प्रोफेसी की सोर्ड को चैलेंज करने का भी हक रखता है। डिंग बताता है कि जिस पल वो तलवार थामेगा सब तय हो जाएगा और उसके बाद उसे एक मुनासिब इनाम मिलेगा। ह्यूनसू मुनासिब इनाम वाली बात सुनकर सोचने लगता है और याद करता है कि क्लास चेंज टेस्ट के दौरान उसने एक एडिशनल एसएस रैंक मिशन भी कंप्लीट किया था। वो सोचता है कि क्या इनाम एक लेजेंडरी क्लास मिलना है। कुल्सन आगे बढ़कर उसे इस शानदार जगह पर खड़े होने पर बधाई देता है, उसकी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस और उस नाजुक पल में दिखाई क्विक थिंकिंग की तारीफ करता है, लेकिन फिर हिकारत भरे लहजे में जोड़ता है कि ह्यूनसू ने जो एरो बनाया वो सोलेनेरियन नाम के हथियार की नकल भर था और यह सब बस किस्मत का खेल था। कुल्सन दावा करता है कि उसके पास जो एपिक बो थी उसके बिना वो टेस्ट कभी पास नहीं कर पाता। फिर चालाक मुस्कान के साथ ह्यूनसू को चैलेंज करता है कि तलवार खींचकर देखते हैं किस्मत फिर से साथ देती है या नहीं। ह्यूनसू ब्लैकस्मिथ टावर के असेंबल्ड मास्टर्स को देखता है। उसे एहसास होता है कि ये सब हाई क्लास एनपीसीज हैं और इनमें से हर एक ने एरीज की लेजेंड्स बनाई हैं। वो देखता है कि बो ब्लैकस्मिथ टावर के मास्टर कोल्सन का लेवल 365 है और हॉल में मौजूद हर शख्स के पास ब्लैकस्मिथ्स के रूप में ऐसे टाइटल्स और लेवल्स हैं जो रौब जमाते हैं। हालांकि वो यकीनन इंप्रेसिव हैं, लेकिन ह्यूनसू को नहीं लगता कि उनके सामने उसका हुनर कम है। वो मन में सोचता है कि अगर सिर्फ प्योर स्किल पर मुकाबला हो बिना किसी टाइटल के सहारे के तो वो जीत सकता है। जब ह्यूनसू उस लेजेंडरी सोर्ड के पास पहुंचता है, वो अचानक जबरदस्त पावर से चमक उठती है और एनर्जी की एक लहर निकलती है जो डिंग, कोल्सन और वहां मौजूद सबको हिला देती है। सोर्ड तेज चमक के साथ एक डैजलिंग रोशनी में फट जाती है जो पूरे हॉल को अपनी लपेट में ले लेती है। ह्यूनसू हैरानी से सोचता है कि यह क्या हो रहा है जब वो उस चमकदार एनर्जी से घिर जाता है। जब रोशनी छोड़ती है तो ह्यूनसू खुद को उसी जगह खड़ा पाता है, लेकिन उलझन में सोचता है कि वो तलवार कहां गई जो पूरी तरह गायब हो गई है। डिंग को एहसास होता है कि क्या हुआ और वो खुशी से चिल्लाता है कि यही है प्रोफेसी का पूरा होना। डिंग जोर से हंसता है। उसे एहसास होता है कि वो इतने वक्त से रिचुअल्स और प्रोसीजर्स बनाते रहे, जबकि सच्चे उत्तराधिकारी को अपनी काबिलियत साबित करने के लिए तलवार छूने की भी जरूरत नहीं पड़ी। दूसरी तरफ कुल्सन गुस्से से जल भुन जाता है। जो हुआ उसे मानने में उसे नाकामी होती है। एक सिस्टम मैसेज सामने आता है जो ह्यूनसू को बधाई देता है
और एरीज की दुनिया में पहले गॉड क्लास के प्रकट होने का ऐलान करता है। कुल्सन का गुस्सा और भड़क जाता है। वो सोचता है कि यह नौसिखिया इतनी बड़ी ऑनर का हकदार कैसे हो सकता है। सिस्टम मैसेज कंफर्म करता है कि ह्युनसू गॉड ऑफ ब्लैकस्मिथिंग क्लास पर एडवांस हो गया है, जिससे ह्युनसू और डिंग दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यह सिर्फ गॉड क्लास नहीं बल्कि पूरे गेम में अपनी तरह का पहला है। ह्युनसू को एक यूनिक एसएसएस रैंक टाइटल गॉड ऑफ ब्लैकस्मिथिंग मिलता है, जो उसे असाधारण एबिलिटीज देता है। क्राफ्टिंग में अब वो किसी भी मटेरियल लेवल की पाबंदी से आजाद है और जो आइटम बनाएगा उसके हिसाब से उसका एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा।